प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल पे। मैं संजय सर आपके लिए लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 11th हिंदी भाषी स्टूडेंट्स और जो हिंदी भाषा में वैसे स्टूडेंट जो कि नीट वगैरह की तैयारी भी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस सीरीज में बायोलॉजी की सीरीज में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी बायोलॉजी के इस सीरीज में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट 1 पाचन एवं अवशोषण पर बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पाचन एवं अवशोषण, जो कि काफी हेल्पफुल हो सकता है हमारे एकेडमिक विद्यार्थियों के लिए, और जो विद्यार्थी हिंदी भाषी हैं और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यह काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सीरीज में यह जो पहला टॉपिक्स पाचन एवं अवशोषण है, इसमें यह पाचन होता क्या है, यानी व्हाट इज डाइजेशन। अंग्रेजी में पाचन को डाइजेशन कहेंगे। यानी इसमें हम लोग यह जाने कि पाचन क्या है। फिर हम लोग क्या जानेंगे कि डाइजेशन क्यों होता है। दूसरी बिंदु हम लोग पाचन में यह जानेंगे कि डाइजेशन क्यों होता है, व्हाई डाइजेशन आर नेसेसरी टू एवरीबॉडी, मतलब पाचन क्यों आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट हम लोग यह इसमें सीखेंगे पाचन में कि डाइजेशन किसका होता है। यानी कि पाचन में हम लोग 3 चीजें सीखने वाले हैं। पाचन क्या है, पाचन क्यों होता है, और पाचन किसका होता है। ये 3 चीजें जब हम लोग सीखेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यह अवशोषण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने कहा कि व्हाट इज डाइजेशन, यानी कि पाचन क्या है। तो बच्चों, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी ह्यूमन बींग्स के अतिरिक्त जो भी इस धरती पर जीव हैं उनके लिए यह एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। पाचन के अंदर जो भी हमारे फूड मटेरियल यानी कि भोजन होते हैं उनके अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यदि एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट्स लिपिड्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, रफेज हो सकते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर इत्यादि ये भोजन के अंदर माने हमारे फूड में ये होते हैं। अब यदि हम आपसे कहें कि जो हम भोजन करते हैं वह डायरेक्ट हमारे शरीर के भीतर जा करके क्या हमको वह तुरंत ऊर्जा देने लगती है, तो आप कहेंगे नहीं, यह तो संभव नहीं है, उससे हमें डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलती है जब तक कि उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में न टूटे, बड़े बड़े नॉन डिफ्यूजेबल पार्टिकल्स में न टूटे, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं उनका सिंपल मॉलिक्यूल्स में न टूटे, तब तक वह हमें बिना अवशोषित हुए हमको ऊर्जा नहीं दे सकते। तो प्यारे बच्चों, यह जो डाइजेशन है, इस डाइजेशन को पूरा होने के लिए जो भी हमारा फूड मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने अभी बताया, उनके अंदर मैक्रोमोलेक्यूल्स के रूप में क्या मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स इत्यादि ये सब मौजूद होते हैं।
पहले पहले इस मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में टूटना होता है। पहले ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को मतलब दीर्घ अणुओं को सूक्ष्म अणुओं में टूटना होता है। अर्थात अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यह दीर्घ अणु को क्यों सूक्ष्म अणुओं में टूटने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि सीधा सीधा जो यह दीर्घ अणु के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स जो भी मौजूद होते हैं हमारे भोजन के अंदर, वह सीधे सीधे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में उपस्थित इंटेस्टाइन में विसरित नहीं हो पाएंगे, माने अवशोषित नहीं हो पाते हैं। इसलिए यह दीर्घ अणुओं को सूक्ष्म अणुओं में पहले टूटना होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह दीर्घ अणु जो कि नॉन डिफ्यूजिबल होता है, मतलब अविसरणशील होता है हमारे आंतों में, पहले उसे विसरणशील होना है, माने डिफ्यूजिबल होना है। यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स नॉन डिफ्यूजिबल को माइक्रोमोलिक्यूल्स डिफ्यूजिबल में टूटना होता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि दीर्घ अणु होते हैं और नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स अणु है। ये भी कहा जा सकता है कि वह कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल अणु है। इसका सीधा सीधा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में उपस्थित इंटेस्टाइन में अवशोषण नहीं हो पाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस दीर्घ अणुओं को अविसरणशील से विसरणशील में टूटना है, माने सूक्ष्म अणुओं के रूप में टूटना है। अर्थात यह जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, माने जटिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में माने साधारण अणुओं में टूटना होता है। यह टूटने की प्रक्रिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में होती है। मतलब पानी और एंजाइम मिलकर के इस क्रिया को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। पानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम माने जिसमें पानी हो, H2O हो, और कुछ एंजाइम जो कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसकी उपस्थिति में यह दीर्घ अणु सिंपल अणु में यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि सूक्ष्म अणुओं में जो कि विसरणशील हो जाते हैं, यह हमारी आंतों में आसानी से अवशोषित हो सकते हैं, में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा टूटते हैं। और यह कहाँ ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। यह सारी प्रक्रियाएं हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल में संपन्न होती है। वही आहार नाल जो हमारे बॉडी के अंदर लगभग 9 मीटर के आसपास मौजूद होती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब यहाँ पे समझें कि यह जो डाइजेशन है, यह डाइजेशन का मतलब यह हमारे आहार नाल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े अणु जो अविसरणशील अणु होते हैं, जो जटिल अणु होते हैं, वो छोटे छोटे अणुओं में जो विसरणशील होते हैं और सिंपल अणु होते हैं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं या डाइजेशन कहते हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको डाइजेशन यानी कि पाचन आपको ठीक से समझ में आया है। ठीक है, फिर हमने कहा कि डाइजेशन क्यों होता है, ये दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न तो हमने यहां से ले लिया कि व्हाट इज डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन में मैंने बताया कि बड़े अणु का छोटे अणु में, नॉन डिफ्यूजिबल यानी कि अविसरणशील अणु का डिफ्यूजिबल अणु में माने विसरणशील अणुओं में, या कॉम्प्लेक्स का सिंपल में टूटना किसकी उपस्थिति में, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि पानी की उपस्थिति में। कहाँ पे, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ही डाइजेशन होता है।
तो यह दूसरा प्रश्न यह इसमें आता है कि आखिर डाइजेशन क्यों होता है। ये प्रश्न आ सकता है कि डाइजेशन क्यों होता है, तो हम इसका जवाब क्या देंगे। जरा सोचिए कि आखिर डाइजेशन हो क्यों रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी अपने डाइजेशन की परिभाषा में हमने अभी देखा कि डाइजेशन में मैक्रोमोलेक्यूल्स को माइक्रोमोलेक्यूल्स में तोड़ना है। मतलब हमारे पास जो भोजन करने के लिए आता है, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे उस भोजन से यानी कि दाल चावल रोटी सब्जी जो भी उपलब्ध होता है, उससे हम डायरेक्ट ऊर्जा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमें डाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। ये पहला आंसर आपका हुआ। जबकि दूसरा किसका हो रहा है, क्यों होता है। तो अब आपको यहां समझना चाहिए कि हम चूंकि उस बड़े बड़े अणुओं को सीधे तौर पे अंदर अवशोषित करके ऊर्जा नहीं ले सकते, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ रहे हैं। किसके लिए तोड़ रहे हैं, तो ध्यान समझिए। यदि ये छोटे छोटे अणु सिंपल मॉलिक्यूल्स में वह नहीं टूटेगा, तो सीधा सीधा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारी आंतों में, छोटी आंत में उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा। और जब अवशोषण वह नहीं कर पाएगी तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। अर्थात दूसरे का आंसर हम लोग कह सकते हैं कि डाइजेशन क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, डाइजेशन क्यों हो रहा है, तो डाइजेशन भोजन का जो पार्टिकल्स हम लोग खाते हैं, जो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी कि बड़े बड़े माइक्रोमोलेक्यूल्स के रूप में, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब उनके ठीक ठीक हमारे शरीर में अवशोषण होने के लिए ही भोजन का पाचन और पाचन में अवशोषण होता है। तो हम लोगों ने डाइजेशन और डाइजेशन क्यों होता है इस पर बात किया। जबकि तीसरा यहाँ पे एक प्रश्न हमने देखा डाइजेशन से रिलेटेड कि डाइजेशन किसका होता है। तो अब आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों कि डाइजेशन, ये सारी बातें जो हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल्स, माइक्रोमोलेक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल्स, नॉन डिफ्यूजिबल, डिफ्यूजिबल, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये सारी बातें जो हम लोग कह रहे हैं, आखिर किसके लिए कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भोजन के ही लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। मतलब यदि प्रश्न इस तरह का आता है कि डाइजेशन किसका होता है, तो हम क्या कहेंगे, डाइजेशन आवर फूड, हमारे भोजन का होता है। डाइजेशन किसके लिए होता है, तो डाइजेशन आवर फूड, आवर फूड मतलब हमारे भोजन के लिए पाचन होता है। अब आप सोच लो, भोजन नहीं तो पाचन किसका, पाचन नहीं तो इसकी आवश्यकता क्यों, और जब इसकी आवश्यकता नहीं तो डाइजेशन का क्या मतलब। तो कुल मिलाकर के यह जो भोजन पार्टिकल के लिए डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन हमारे शरीर में आकर के माने अवशोषित होकर के हमारे एलिमेंट्री कैनाल और इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन में अवशोषित होकर के हमारी ऊर्जा के लिए, कि हम जो भी कार्यों का संपादन करते हैं वो ठीक ढंग से उन ऊर्जाओं के द्वारा ही तो कर पाते हैं। अन्यथा हमें भूख नहीं लगती, हमें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमने देखा कि डाइजेशन क्या है। अब यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे भोजन में होता क्या क्या है, यानी हमारे भोजन में क्या क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा देख लें, तब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, हमारे भोजन में 3 तरह की चीजें होती हैं। ठीक से समझिएगा, हमारे भोजन में 3 तरह की चीजें होती हैं। अब पहला क्या होता है, पहला दीर्घ पोषक
तत्व होता है, दीर्घ पोषक तत्व, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीर्घ पोषक तत्व जिसे क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आर करके इसे हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, आर करके प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड, इसे हम प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड भी कहेंगे। यानी भोजन के पार्टिकल्स में पहला जो दीर्घ पोषक तत्व है उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी दीर्घ पोषक तत्व या प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड। अब यहाँ बात आती है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में माने दीर्घ पोषक तत्व में हमारे भोजन में क्या क्या होता है, जो हमारी थाली में आता है भोजन उसमें क्या क्या होता है। तो दीर्घ पोषक तत्व में पहले तो हम जान लें कि दीर्घ पोषक तत्व में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, दीर्घ पोषक तत्व में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर इसी में आता है दूसरा प्रोटीन्स, फिर तीसरा इसमें आता है फैट्स, वसा, या इसे लिपिड भी कहते हैं, लिपिड, फैट्स यानी वसा या लिपिड। यानी दीर्घ पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या लिपिड आता है, जो कि दीर्घ पोषक तत्व होता है हमारे भोजन में। ठीक है, अब दूसरा जो होता है, दूसरा वो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो हमारे भोजन में ही मौजूद होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। या जैसे हम लोगों ने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड कहा, वैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हमें यह जानना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व में हमारे भोजन में क्या क्या उपस्थित रहता है। जैसे दीर्घ पोषक तत्व में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड को देखा, वैसे ही सूक्ष्म पोषक तत्वों में मिनरल्स आता है, खनिज, विटामिन्स आता है, वाटर आता है, पानी। हाँ, आपने ठीक सुना, पानी जो हम लोग पीते हैं, पानी भी सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हम लोग आजकल आरओ का पानी यूज कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में मिनरल्स हुआ, विटामिन्स हुआ, वाटर हुआ, ये तीन चीजें सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में हमारे भोजन में विद्यमान रहती है। फिर ये बात करते हैं तीसरे भाग की हमारे भोजन में। तो तीसरे भाग में वह पदार्थ होता है हमारे भोजन के अंदर जो हमारे शरीर में जिसका पाचन नहीं होता। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि दीर्घ पोषक तत्व है जिसको हमें तोड़ना है, तोड़ करके सिंपल बनाना है। एक सूक्ष्म है, इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाना है डाइजेशन में। लेकिन एक तीसरा पार्ट्स भी हम लोग देख रहे हैं अपने भोजन में कि तीसरा पार्ट्स क्या हो रहा है, जिसका डाइजेशन नहीं होता। अब यहाँ पे बात फंस रही है कि आखिर हमारे भोजन में वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका पाचन नहीं होता है। आखिर
हमारे भोजन में वह कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है जिसका पाचन नहीं होता है। प्यारे बच्चों, ध्यान से विचार करो कि आखिर वो कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है जो हमारे भोजन में जिसका पाचन नहीं होता। ठीक है, मैं बता देता हूं, वह सलाद। जैसे सलाद, जो हम लोग सलाद खाते हैं, सलाद। अरे भाई, आप सलाद के रूप में जो भी चीजें, टमाटर का ले लो, प्याज का ले लो, जो भी चीजें सलाद के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खीरे को ले लो, ये सारी की सारी सलाद हैं जिनका हमारे बॉडी में डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये सीधे सीधे हमारे बॉडी में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन में सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सीखा कि हमारे भोजन में दीर्घ पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और क्या हैं, सलाद हैं। दीर्घ पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट में हम लोग घरों में यूज करते हैं, रोटी, दाल, जो भी वगैरह हम लोग रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हो गया। प्रोटीन के रूप में हम लोग दालों का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन हो गया। वसा के रूप में हम लोग ऑयल्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये हो गया। बाकी मिनरल जो कि हम लोग साल्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट हमको प्राप्त हो जाता है, दालों में से भी हमको मिल जाता है। बाकी हम लोग सलाद को देखते ही हैं कि सलाद कैसे प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सिर्फ व सिर्फ डाइजेशन, इस डाइजेशन एवं पाचन एवं अवशोषण में ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस प्रारंभिक वीडियोस 1 में, लेक्चर 1 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाचन की बात किए। इसके दूसरे लेक्चर में हम लोग अवशोषण की बात करेंगे। धन्यवाद।